अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है थ्योरी, लॉ और प्रिंसिपल। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद और रिज़ल्ट जो आ गए हैं उसकी कंफर्मेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो बिल्टअप करना है, थ्योरी बिल्टअप करना, लॉ और प्रिंसिपल बिल्टअप करना। थ्योरीज़ क्या हैं कि अगर कोई भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपने सॉल्व की और उससे आपने जो हाइपोथेसिस निकाले थे, तो उस हाइपोथेसिस को बार बार टेस्ट करने पे रिज़ल्ट सेम आए और वो कभी भी रिजेक्ट ना हो कि ये हाइपोथेसिस थी। जैसे आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में मलेरिया से रिलेटेड जो हाइपोथेसिस प्रेजेंट किए थे, वो द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड, कभी भी रिजेक्ट ना किए जा सकें। तो इस तरह करने से जो रिसर्चर है उसका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है कि उसने जो थ्योरी जो उसने हाइपोथेसिस जो लिए थे वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, वो बार बार टेस्ट करने पे रिज़ल्ट सेम आ रहा है, वो एक्सपेरिमेंट के रिज़ल्ट जो हैं वो सेम आ रहे हैं। तो उसको जैसे ही पास किया जाता है तो आपके पास क्या आएगी, थ्योरी आएगी। तो इसकी डेफिनेशन भी है द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड आर कॉल्ड थ्योरीज। और थ्योरी जो है ग्रेट इज़ सपोर्टेड बाय अ ग्रेट डील ऑफ एविडेंस। ये आपने एविडेंस किस तरह से आपके पास आए थे, आपने बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जो सॉल्व की है वहाँ से आपको आइडिया हो चुका है कि काफ़ी ज़्यादा जो है सबूत कह लें पेश किए गए कि ये होता है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के। जब मलेरिया का बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया था कि उसमें ये जो है चीज़ें आ रही थी, और प्लाज्मोडियम का फिर आपने बताया, फिर उसको साबित किया, उसको प्रूव किया। तो ये एविडेंस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है किसी भी थ्योरी को। थ्योरी ऐसे ही नहीं प्रेजेंट की जाती, बल्कि इसमें बहुत सी जो है चीज़ों का ख्याल रखा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस पे, एक्सपेरिमेंट्स पे और इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म किया जाता है, देन थ्योरीज आती हैं। तो हाइपोथेसिस थ्योरी की डेफिनेशन भी है द हाइपोथेसिस दैट स्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम ऑफन टेस्टेड एंड नेवर रिजेक्टेड। इसके बाद है लॉ और प्रिंसिपल। लॉ और प्रिंसिपल है कि अगर आपके पास कोई भी थ्योरी है वो थ्योरी सरवाइव करे, बहुत से शक व शुबहात की बेस पे ये चीज़ आगे बढ़ती है कि इफ़ अ थ्योरी सर्वाइव सच डाउटफुल अप्रोच एंड कंटिन्यूज टू बी सपोर्टेड बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, कि अगर कोई चीज़ तजर्बात की रोशनी में अपने आप को प्रूव कर रही है कि ये बिल्कुल एक्यूरेट बात है, ये चीज़ ऐसे ही है, ये मलेरिया के फैलने की वजह जो है वो प्लाज्मोडियम है। अगर प्लाज्मोडियम मौजूद है किसी भी एक पेशेंट के अंदर, तो वो उन तमाम पेशेंट्स के अंदर मौजूद होगा जो कि इस बीमारी में है। तो इसी तरह अगर कोई थ्योरी है वो इस तरह की डाउटफुल अप्रोच को सपोर्ट करे बाय एक्सपेरिमेंटल एविडेंस, तो उसे कहा जाता है लॉ और प्रिंसिपल, और इसको रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। इसी लॉ और प्रिंसिपल को यूज़ करके हमारे पास जो है न्यूटन्स लॉ फिज़िक्स में, और इसी तरह से यहाँ बायो में बहुत से लॉज हैं और बॉयल्स लॉ है, इसको आप रिजेक्ट नहीं कर सकते। ये चीज़ें जो हैं वो एक्सपेरिमेंटल वर्क से प्रूव की जाती हैं। बायो में मेंडल्स लॉ है जो आगे इंशाल्लाह 10th क्लास में भी आप पढ़ेंगे। तो ये लॉ रिजेक्ट नहीं किए जाते। हाँ, इसको अगर आप अपने एक्सपेरिमेंटल वर्क में यूज़ करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं, तो इसे रिजेक्ट नहीं किया जा सकता। बहुत से साइंटिस्ट इसको रिजेक्ट करने की बड़ी कोशिश करते हैं कि थ्योरी जो है, जो भी किसी ने प्रेजेंट की है, जो भी थ्योरी उन्होंने निकाला है रिज़ल्ट, उसको डिसप्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं कि उसको डिसप्रूव किया जाए और अपनी थ्योरी जो है वहाँ पर की जाए। और काफ़ी साइंटिस्ट इसमें जो है उनको कह लें कि कामयाबी भी मिलती है। लेकिन जो चीज़ प्रूव हो गई है और जो इस डाउटफुल अप्रोच से और एक्सपेरिमेंटल वर्क से निकल गया है, एविडेंस जो है वो प्रूव हो चुके हैं, तो फिर वो लॉ और प्रिंसिपल बन जाता है। उसको रिजेक्शन उसकी जो है ना इम्पॉसिबल है। हाँ, अगर साइंटिस्ट और बाकी स्टूडेंट्स इस पे काम करना चाहें तो वो कर सकते हैं और करते भी हैं, रिसर्च करते हैं उसको जो है उसमें और ज़्यादा चेंजेस कह लें कि जैसे किसी चीज़ को अपडेट किया जाता है, वैसे बहुत से लॉ और प्रिंसिपल्स वगैरह को अपडेट किया गया है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। और डाटा एनालिसिस एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है बायोलॉजिकल मेथड के लिए। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम जब सॉल्व हो जाती है तो उसके बाद डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, डाटा एनालिसिस किया जाता है, उसको कंपेयर किया जाता है
जैसे अगर कोई भी बीमारी आई है तो उसके बाद अगर वो सॉल्व हो जाए बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, जैसे आजकल जो कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो सॉल्व हो जाता है तो बाद में इसका डाटा ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा कि कितने लोग जो हैं इस बीमारी से अफेक्टेड हुए और कितने लोग जो हैं वो बचे रहे। ये सारा डाटा ऑर्गेनाइजेशन में आता है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन अब किस फॉर्म में किया जाता है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स हैं कि अगर आप ग्राफ्स की फॉर्म में चाहते हैं या फिर आप लोग इसको मैप्स की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में या टेबल्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ करना चाहते हैं तो उसको उस फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। डाटा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के बाद उसे ऑर्गेनाइज़ करना, उसका एक्सपेरिमेंटल वर्क जो है उसे कंडक्ट करना बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो जैसे ही डाटा कलेक्शन हो जाएगी और इसको ग्राफ्स की फॉर्म में, टेबल्स, फ्लो चार्ट्स की फॉर्म में, मैप्स की फॉर्म में या डायग्राम्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, तो नेक्स्ट स्टेप होगा डाटा को एनालिसिस करना है। डाटा एनालिसिस जो है वो दो तरह से किया जाता है। डाटा एनालिसिस दो तरह से किया जाएगा, एक रेशो की फॉर्म में और दूसरा जो है वो प्रोपोर्शन की फॉर्म में। तो ये दो चीज़ें हैं। डाटा एनालिसिस इज़ नेसेसरी टू प्रूव और डिसप्रूव अ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंटेशन। इट इज़ डन थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड। इसे स्टैटिस्टिकल मेथड कहते हैं। एक है रेशो और दूसरा है प्रोपोर्शन। अब ये व्हेन अ रिलेशन बिटवीन टू नंबर्स, अगर रिलेशन दो नंबर में होगा तो वो आपके पास होगी रेशो। अगर सिर्फ दो ही नंबरों में है रिलेशन तो आपके पास उसे कहा जाता है रेशो, और इसे क्वोशंट की फॉर्म में शो किया जाता है इन टर्म्स ऑफ, एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ क्वोशंट। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द रेशो ऑफ वन नंबर टू द अदर। रेशो को अब एक्सप्रेस करते हैं डिवीजन साइन में भी और कॉलन साइन में भी। इस तरह से रेशो को एक्सप्रेस किया जाता है। अगर रेशो की एग्जांपल देखते हैं तो रेशो की एग्जांपल ये है कि आपके पास 150 जो है, अगर आपने कंपैरिजन किया है तो उसमें 50 मलेरियल पेशेंट हैं और 150 नॉर्मल पर्सन है। 50 जो है वो आपके पास मलेरियल पेशेंट है और रेशो आई 150 जो है वो आपके पास नॉर्मल पर्सन। यहाँ अगर आप रेशो निकालें तो रेशो आपके पास आएगी 1:3। तो ये टू वैल्यूज़ में कंपैरिजन किया गया, यानी आपके पास 3 गुना ज़्यादा जो हैं वो क्या हैं, नॉर्मल लोग हैं एज़ कम्पेयर टू वो लोग जिनको मलेरिया है। तो ये दो नंबर में आपने रेशो निकाली। नेक्स्ट है आपके पास प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है? प्रोपोर्शन आपके पास वैल्यूज़ को मीन्स टू ज्वाइन टू इक्वल रेशो बाय द साइन ऑफ इक्वालिटी। इस तरह से ए रेशो बी, इक्वालिटी का साइन आएगा 3:D। तो ये है आपके पास प्रोपोर्शन। अब प्रोपोर्शन जो है वो आपके पास इस तरह से भी आप इसे लिखते हैं। प्रोपोर्शन आपने मैथमेटिकल में आपने उसके रूल्स पढ़े और मैथमेटिक्स में इसका इस्तेमाल ज़्यादा है, लेकिन बायो में इसका डाटा जब ऑर्गेनाइज़ किया जाता है तो हम ये टर्म्स यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर आपके पास अगर फोर्थ वैल्यू नहीं है तो आपको पता है कि फोर्थ वैल्यू को हम लोग सपोज करते हैं एक्स की फॉर्म में, ठीक है, और इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। इसकी एग्जांपल देखते हैं। बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया कि अगर बर्ड्स को मलेरिया हो जाता है, बर्ड्स को मलेरिया, अब टू यहाँ पर रेशोज़ यूज़ की गई। फर्स्ट रेशो ये है कि उन्होंने, बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उस एक्सपेरिमेंट में हमें फाइंड आउट करना है कि कितने बर्ड्स को मलेरिया हुआ। अब फर्स्ट रेशो है आपके पास, बायोलॉजिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया, 20 स्पैरोज़ को बाइट करवाया मॉस्किटो से, उसमें से 14 जो हैं उन्हें मलेरिया हुआ आउट ऑफ 20। ये आपके पास फर्स्ट रेशो। सेकंड रेशो है आपके पास, सेकंड रेशो है आपके पास अगर आपने 100 जो है वो हेल्दी स्पैरोज़ ली हैं, उनको बाइट करवाया और बाइट करवाने के बाद उनमें से कितनी स्पैरोज़ जो हैं उनको मलेरिया हुआ। तो हाउ मैनी बर्ड्स will get malaria when he allows infected mosquitoes to bite 100 healthy sparrows। तो सेकंड रेशो है आपकी x फाइंड आउट करना है 100।
फाइंड आउट करेंगे हाउ मैनी आउट ऑफ 100। तो इसका यहाँ पर रूल जो अप्लाई होगा वो होगा प्रोपोर्शन का। तो प्रोपोर्शन किस तरह से आएगा, प्रोपोर्शन 14 20 प्रोपोर्शन x 100। इसी को मैं इस फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं इसको। इज इक्वल का साइन इसको ख़त्म करने के बाद 14/20। नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे इस तरह से, x मल्टीप्लाई 20 इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 14। x को यहीं पर रहने देंगे, 100 मल्टीप्लाई 14, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आके क्या होगा डिवाइड। तो आपके पास x की वैल्यू आएगी 70, मीन्स 70 आउट ऑफ 100 स्पैरो वुड गेट मलेरिया। 70 स्पैरोज को क्या होगा मलेरिया। तो ये एक स्टैटिस्टिकल मेथड है जिसमें डाटा को इकट्ठा किया, ऑर्गेनाइज़ किया, उसे कैलकुलेट किया, और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि इसमें कोई भी अगर डिसीज़ आती है तो उसका जैसे ही वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो इस तरह से डाटा को ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, इस तरह से डाटा का एनालिसिस किया जाता है। और ये एक बड़ा अहम स्टेप है कि इसमें हमें पता चलता है कि कितने लोग जो हैं इस बीमारी की वजह से ठीक रहे और कितने जो हैं वो बीमार हुए। तो ये आपके पास डाटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डाटा एनालिसिस। नेक्स्ट एक आपके पास डेफिनेशन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स की, ये आपने डेफिनेशन करनी है, शॉर्ट क्वेश्चन में आएगी। मैं आपको बता देती हूँ, बायो इन्फॉर्मेटिक्स रेफर्स टू द कंप्यूटेशनल एंड स्टैटिस्टिकल टेक्निक फॉर द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा। ये पेज नंबर 28 पे लास्ट पे एक शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपने लर्न करना है और ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। इसको अच्छी तरह से लर्न करें और इसकी जो है इंशाल्लाह आपकी असेसमेंट भी ली जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।